मैं सभी लोगों को एक बात कहता हूं कि पार्टी को इस आधार पर मत तय करो कि क्या पार्टी कल को करेगी। अपने मत का अधिकार को करने के पहले इस बात को सोचो कि किस पार्टी ने पीछे क्या किया है, वही तय करेगी कि वो पार्टी आगे क्या करेगी। और मैं कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आते हैं, तो ये दम और ये ताकत किसी और पार्टी को नहीं है। ये किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी, किसी और को नहीं। कोई नेता ये हिम्मत नहीं कर सकता किसी भी दल का कि वो ये बताए कि मैंने पीछे क्या किया था। ये ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी को है कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे। ये बात हम दावे के साथ करेंगे। ये हमारी ताकत है मित्रों, हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी। हम आपसे चंद्र प्रकाश मिश्र जी के लिए वोट मांगने आए। चंद्र प्रकाश जी को आपने वोट देना है और आपने वोट देने का मन भी बनाया, लेकिन वोट इसलिए नहीं देना है कि इनको आपने सिर्फ विधायक बनाया है। ये वोट इसलिए देना है कि इनके माध्यम से आपने आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का माध्यम बने, इस बात के लिए वोट। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, भाषण देने के लिए कह रहा। ये हमारी पार्टी है जो सत्ता में कुर्सी से चिपकने नहीं आती। ये हमारी पार्टी है जो सत्ता में बैठ करके किसी को विधायक या सांसद या मंत्री बनाने नहीं आती। ये हमारी पार्टी है जो सत्ता के माध्यम से देश और प्रदेश को उसकी तस्वीर और तकदीर और विचार के आधार पर बदलने आती है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। आप याद कीजिए, सारी पार्टियां धारा 370 के खिलाफ थी कि नहीं थी, बताइए। सारी पार्टियां थी कि नहीं थी। यानी देश की एकता और अखंडता के लिए कौन लड़ रहा था? तो बीजेपी लड़ रही अकेली। सन 52 से हमने कहा एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेगी। बाकी सारी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति में समझौता करती रही। लेकिन अगर आपने यहां से स्मृति ईरानी जी को जिता के भेजा तो उन्होंने मोदी जी का साथ दिया। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति थी और अमित शाह की रणनीति थी और अमेठी की तरफ से श्रीमती स्मृति ईरानी की उंगली थी जिसने पार्लियामेंट में बटन दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये भी हमको याद है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, वोट किसी को सांसद या विधायक बनाने के लिए नहीं होता है, उसको ताकत देने के लिए होता है ताकि वो देश के काम आए। आज धारा 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। और अमेठी वालों, तुम भी पीछे नहीं रहे, तुम्हारा भी उसमें योगदान है। इस बात को हमको धन्यवाद है। अगर यहां से आपने उस समय आपने राहुल की तरफ उंगली दबाई होती तो आपको ये फक्र नहीं मिलता कि आप कहते कि जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग बनाने में आपका भी हाथ है। आज आप कह सकते हो क्योंकि आपने सही फैसला किया। ये हमको राजनीति की नजाकत समझनी चाहिए। आज 156 कानून जो भारत के जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगते थे, अब लगने लगे। एसटी का रिजर्वेशन मिलने लग गया, एससी को रिजर्वेशन मिलने लग गया, महिलाओं को प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार मिलने लग गया। वहां एंटी करप्शन एक्ट नहीं था, खाए चलो लूटे चलो दोनों हाथ से, कोई पूछने वाला नहीं था। अब एंटी करप्शन एक्ट लग गया है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, बेईमान जेल के पीछे होंगे। यह भी हमको याद
आप बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? आजकल अखिलेश जी मंदिर मंदिर घूमते हैं, कभी हनुमान मंदिर की घंटी बजाते हैं, कभी लंबा टीका लगाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अब घंटी बजा के हो तो क्या, जब चिड़िया चुप गई खेत, अब क्या मिलेगा? कितनी भी घंटी बजाओ, आपके ऊपर ये कलंक लगा है कि आपकी सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाई। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने राम जन्मभूमि को लटकाया था कि नहीं लटकाया था? इतने सालों से अटकाया था कि नहीं अटकाया था? भटकाया था कि नहीं भटकाया था? आज वो खुद लटक गए, भटक गए, अटक गए, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अब भव्य राम मंदिर बन रहा है। बोलो सियापति रामचंद्र की एक भव्य राम मंदिर। आपने ताकत दी, उस ताकत के कारण वर्षों का, सदियों का सपना पूरा हो रहा है। इसके लिए हम राजनीति में आए हैं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13वीं शताब्दी का ये काला दंश वाला कानून जो मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दायरे में दमन करता है, यह कानून समाप्त होना चाहिए। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट। किसी नेता में दम नहीं था, किसी नेता की रीढ़ की हड्डी में दम नहीं था कि ये 3 कानून हटा सके, ये ट्रिपल तलाक हटा सके, ये 3 तलाक हटा सके। सब तुष्टीकरण की राजनीति में लगे थे। हमारा मुस्लिम भाई क्या बोलेगा, हमारा ये भाई क्या बोलेगा, हमारा वो भाई क्या बोलेगा। संविधान के रक्षक भक्षक बनकर के खड़े थे। मोदी जी ने इच्छा शक्ति दिखाई और फिर स्मृति ईरानी जी ने, जिनको आपने ताकत दी थी, यहां से राहुल को बाहर भेजा था और आपने ताकत दी थी, उन्होंने फिर अपनी उंगली से दबा करके 3 तलाक के दंड से मुस्लिम महिलाओं को आजाद कर दिया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आजाद कर दिया। इसका मतलब समझो, आपकी राजनीति में इन बातों का कितना असर पड़ता है। और इसीलिए जब हम चंद्र प्रकाश जी के लिए आपसे वोट मांगने आए हैं, तो हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए माध्यम ढूंढने आए हैं। ये हमको समझना है। मित्रों, हमारा रास्ता है विकास, और विकास यानी अमेठी का विकास हो, सुल्तानपुर का विकास हो, गोरियागंज का विकास हो, अमेठी का विकास हो। ये हमारे विकास का नारा है। उनका नारा क्या है? विकासवाद। किसका विकास हो? परिवार का विकास हो। मेरा भैया, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरा। एक समय में समाजवादी पार्टी के परिवार के 50 लोग थे, जो या तो एमएलए थे, या एमपी थे, या जिला परिषद के सदस्य थे, या ब्लॉक के सदस्य थे। सारे मैं और मेरा परिवार। मित्रों, ये परिवारवाद देश के लिए और क्षेत्रवाद देश के लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो रहा है। आज कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। आइए, आपको मैं थोड़ी देर के लिए भारत भ्रमण करा देता हूं। जम्मू कश्मीर, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों परिवार की पार्टियां हैं। एक मुफ्ती मोहम्मद की है और एक शेख अब्दुल्ला, फरूक अब्दुल्ला। आप नीचे आओ, लोकदल, चौटाला परिवार। आप यहां आओ, समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी। आप ममता के घर यहां वेस्ट बंगाल चले जाओ, परिवार की पार्टी। आप बिहार चले जाओ, आरजेडी परिवार की पार्टी। आप साउथ में चले जाओ, टीएसआर, टीडीपी, वाईएसआर, तीनों परिवार की पार्टी। आप दक्षिण में चले जाओ, तमिलनाडु, डीएमके परिवार की पार्टी। आप पश्चिम में चले जाओ, महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना परिवार की पार्टी। ये सारी पार्टियां क्षेत्र और परिवार की पार्टी। और मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस न तो ये भारतीय, न ये इंडियन रह गई, इसमें भारतीय रहा ही कुछ नहीं, न ये राष्ट्रीय रह गई, ये अब क्षेत्रीय हो गया, और न ही ये कोई अखिल भारतीय दल है
अब ये भी भाई बहन की पार्टी हो गई, बाकी सब डफली बजाओ जिसको बजाना है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी जो गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, जो जो पिछड़ा है, उसको मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और हमारे जितने भी योजनाएं हैं, आप देखिए, मोदी जी की हो चाहे योगी जी की हो, ये गरीब को मजबूती प्रदान करने वाली है। जनधन खाता हो, सौभाग्य योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, ये जितनी भी योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं महिलाओं को, युवाओं को, गरीब लोगों को, वंचित को, पीड़ित को ताकत देने वाली है। ये हमको ध्यान रखना है। और इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि आगे उत्तर प्रदेश में विकास की नई बहार आए और वो विकास जो योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है वो तीव्र गति से बढ़े, तो उसका रास्ता है चंद्र प्रकाश मिश्र, और उसके लिए आपको समर्थन करना है। मित्रों, अगर मैं विकास की बात करूं, 5 साल के अंदर बताइए, आजकल ये एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, ये गोरखपुर एक्सप्रेस हाईवे, ये गंगा एक्सप्रेस हाईवे, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, ये 4 लेन 6 लेन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आजकल हमको लोग बोलते हैं कि मुझे समय दीजिए, मैं आप सुबह बोलेंगे मैं दोपहर तक आ जाऊंगा। मैं बोलता हूं कैसे आओगे? बस आजकल तो एक्सप्रेस वे पकड़ना है, सीधे सीधे 3 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। मित्रों, ये सड़क नहीं है, ये विकास की गंगा है और विकास का रास्ता है, इसको भी आपको याद रखना है। आपके यहां 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन गया 5 साल के अंदर। आपके यहां जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो 15 मेडिकल कॉलेजेस थे, सिर्फ 15 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में। आज 59 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 59 मेडिकल कॉलेज। ये विकास की कहानी है। आयुष मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, आपके यहां जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, काशी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, जेवर में बन रहा है, लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। ये एयरपोर्ट नहीं है, ये विकास के माध्यम है, विकास के रास्ते हैं। ये हमको समझना होगा, ये हमको ध्यान रखना होगा। और मुझे बताया गया है कि यहां पर भी एक प्रयास हुआ है लोकल वर्क का, उन कामों को आगे बढ़ाना है, चाहे स्कूल हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य संस्थान हो, चाहे वो मार्केट एरिया हो, हर एरिया को डेवलप करने का काम जो किया है वह भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार ने किया है। यह मैं आपके सामने रखना भी चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, पिछले 5 साल में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से आर्थिक जगत में 7वें नंबर पर था। 5 साल के अंदर यह अब दूसरे नंबर पर आ गया है। एक बार और चंद्र प्रकाश को आप भेजोगे, ये पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश खड़ा होगा, ये भी हमको याद रखना। और मित्रों, यहां 5 साल के अंदर कई 10 नई यूनिवर्सिटीज बनी है। यही 5 साल के अंदर यहां पर 77 कॉलेजेस खुले, 28 इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, एक विकास की एक नई कहानी लिखी। और अब हम लोगों ने तय किया है कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह हमारा नारा है, यह हमारी योजना है। उसी तरीके से गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर सरकार करेगी, इसको भी हम प्रयोजन तरीके से करने वाले हैं। और हमारे बहनों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग पढ़ने वाली बहनों को स्कूटी और मोपेड भी देने वाले हैं और नौजवानों को 2 करोड़ लैपटॉप और टैबलेट्स देकर के उनका विकास करना है। इसलिए मित्रों, जहां तक विकास की कहानी है, योगी जी के नेतृत्व में बहुत तीव्र गति से इस बात को आगे बढ़ाया। लेकिन मित्रों, इससे ज्यादा बड़ी बात मैं कहने आया, ये सिर्फ कोरियागंज के विकास का मामला नहीं है,
ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास का मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश को अगर शांति, अमन, चैन के साथ आगे बढ़ाना है, अगर गौरियागंज को कानून व्यवस्था के अंतर्गत रखना है, अगर शांति, अमन, चैन बनाए रखनी है, तो उसका रास्ता है तो चंद्र प्रकाश मिश्र के माध्यम से है। इसको भी हमको याद रखना है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप बताइए, 5 साल पहले यहां माफिया राज था कि नहीं था? माफिया राज था कि नहीं था? बहनें, माताएं असुरक्षित थी कि नहीं थी? आप बताइए, पिछले 5 साल पहले अखिलेश जी के जमाने में 200 दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? आप बताइए, 300 बार उत्तर प्रदेश बंद हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, यहां कर्फ्यू लगा था कि नहीं लगा था? और पिछले 5 साल में एक भी कोई भी दंगा नहीं हुआ है। ये दंगा रहित रहा है, ये भी हम आप बताइए, गौरीगंज में कोई दंगा हुआ 5 साल में? आप बताइए, यहां पर कोई बंद हुआ? आप बताइए, यहां कोई किसी तरीके का कोई झगड़ा या कोई इसी तरीके का हुआ, दंगे की तरीके का? योगी जी के राज में एक भी दंगा नहीं, और अखिलेश जी के राज में 200 दंगे। ये है सोच का तरीका। और इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि उस समय राजा के आंख पर पट्टी बांधी थी, और पिछले 5 साल में योगी राज में आंखें खुली रख करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास किया। मित्रों, देखिए, 5 साल पहले आजम खान दंदना रहे थे कि नहीं दंदना रहे थे? आप बताइए, मुख्तार अंसारी दंदना रहा था कि नहीं दंदना रहा था? आप बताइए, आतिक अंसारी दंदना रहा था कि नहीं दंदना रहा था? ये उस समय दंदना रहे थे। और योगी जी के राज में 5 साल से जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा। कानून वही है, कानून वही है, राजा बदल गया। उस समय का राजा जो था, उसने आंख में पट्टी बांध रखी, तुष्टीकरण के चश्मे से देखता था। ये खान साहब बोलता था, साहब। ये इन लोगों को साहब करके बुलाता था। आजकल ये जेल में है बैठे हुए, और समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसके आधे नेता जेल से लड़ रहे हैं, आधे जेल पर लड़ रहे हैं। ये है माफिया राज जो उस समय था। और अब तुमको फर्क साफ दिखता है कि नहीं दिखता है? फर्क साफ दिखता है कि नहीं दिखता है? योगी जी जैसा नेता ईमानदार दिखता है कि नहीं दिखता है? दमदार दिखता है कि नहीं दिखता है? असरदार दिखता है कि नहीं दिखता है? मोदी जी का आशीर्वाद दिखता है कि नहीं दिखता है? तो ये फर्क आता है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, 92 लोगों की मौत हो गई, 5,000 लोग परिवार पलायन कर गए, केरला से 60 परिवार पलायन कर गए, कोई पूछने वाला नहीं था। आज वो सब वापस आकर के अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं और पूरे अधिकार के साथ जी रहे हैं। ये भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, अभी मुझसे किसी पत्रकार ने पूछा कि ये जो अखिलेश जी हैं, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसा लड़ रहा है? मैंने उस पत्रकार को कहा कि 3 दिन पहले तक तो वो उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जिस दिन उन्होंने करहल में अपने पूज्य पिताजी को बुला लिया, तो उसके बाद वो उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब वो करहल में सीमित हो गए हैं और वहीं के लायक हो गए। देखो मित्रों, राजनीति में नेता के एक एक्शन से पता चल जाता है कि राजनीति की बवाल क्या है, राजनीति की हवा क्या है। अगर उनको
पूज्य पिताजी को करहल लाना पड़ गया और किसी सीट पर नहीं करहल पर, इसका मतलब घर की धरती हिल गई, हिली हुई है। और ये हिले हुए लोग अब उत्तर प्रदेश का चुनाव कहां लड़ेंगे, अब तो ये करहल का चुनाव लड़ेंगे। ये भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं जानता हूं कि धूप काफी है, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि कल छाए का अगर आनंद और लुत्फ उठाना हो तो आज धूप के सोए रहना पड़ेगा, इसको भी हमको समझना है। मित्रों, मैं आपके सामने 2-3 घटनाओं का जिक्र करूंगा और वो सिर्फ इसलिए जिक्र करूंगा कि आप समझ लीजिए कि अखिलेश के माध्यम से समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के ऊपर किस तरीके के काले बादल बन रहे हैं, उससे मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। और किस तरह की समाजवादी पार्टी की सोच है, नीयत है, नेता की नीयत है, वो अभी आपको बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा मेरे पत्रकार भाई मेरी बातों को सुने और नोट करें। और अखिलेश जी जब आपके गौरीगंज के धरती पर आते हैं तो उनसे मेरी तरफ से सवाल पूछे। मेरा सवाल नंबर 1 है कि 23 नवंबर को 2007 में कचहरी ब्लास्ट हुआ और एक साथ अयोध्या में, लखनऊ में और वाराणसी में कचहरी में बम ब्लास्ट हुआ। इस बम ब्लास्ट में 15 लोग मारे गए। इस बम ब्लास्ट का जिम्मेवारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी और इंडियन मुजाहिदीन ने कहा था कि इस ब्लास्ट के साथ साथ जो दशाश्वमेध घाट पर भी ब्लास्ट हुआ है, जो श्रमजीवी ट्रेन का ब्लास्ट हुआ, जो नई दिल्ली में सरोजनी नगर, गोविंदपुरी और पहाड़गंज में ब्लास्ट हुआ, जो संकट मोचन वाराणसी में ब्लास्ट हुआ, जो मुंबई के लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ, ये सारे बम ब्लास्ट की जिम्मेवारी इंडियन मुजाहिदीन लेती है। ये कब की घटना है? 23 नवंबर 2007। इस सारे कार्यक्रम, इस सारे एपिसोड में 11 जुलाई को एसटीएफ, यूपी की एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने हाकिम तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद, जो जौनपुर का रहने वाला था, और तारिक कासिम जो था वो आजमगढ़ में रहने वाला था, दोनों को पकड़ा। दोनों पर इन सारे केस के मुकदमे चले क्योंकि ये सारे केस में उनका हाथ संलिप्त था। लेकिन दुख की बात मुझे कहनी होती है और मैं आपके साथ कहना चाहता हूं कि दुख के साथ कि 26 अप्रैल 2012 बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने सामाजिक सद्भाव का बहाना लगाकर इन दोनों के दोनों आतंकवादियों को छोड़ने के आदेश दिए। समझ लो समाजवादी पार्टी के नेता का हाल। आतंकवादियों के लिए जो 9 बम ब्लास्ट में जिनके हाथ रंगे हुए थे, सने हुए थे, उनको छोड़ने के लिए 23 अप्रैल 2012 को बतौर मुख्यमंत्री आदेश दिया कि तुम इन केस को वापस लो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं है कि ये केस वापस होंगे, केस चलेगा। केस चला। इसी दौरान एक और घटना घटी, गोरखपुर गोलघर बम ब्लास्ट, उसमें भी 5 आदमी मारे गए, उसमें भी तारिक कासिम का नाम आया। इन सब पर मुकदमा चला और आज तारिक कासमी को 4 जिंदगियों तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 4 लेकिन मित्रों इनको बचाया किसने? इनको छूट किसने दी? अखिलेश ने बतौर मुख्यमंत्री। क्या आप ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करोगे? क्या ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनना चाहिए उत्तर प्रदेश का? क्या
मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ऐसे लोगों को बनना चाहिए क्या, जो आपके रक्षक भक्षक बन जाए? और इतना ही नहीं है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2007 और 2008 की रात को रामपुर के सीआरपीएफ के कैंप पर AK-56 से आतंकवादियों ने हमला किया। रामपुर उत्तर प्रदेश का आपका रामपुर अटैक किया, 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, 7 माताओं की कोख सूनी हुई, 7 बहनें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, किसी ने सुन नहीं ली। एनआईए ने एक शहाबुद्दीन व्यक्ति को पकड़ा, बिहार का रहने वाला था, इन भारत और नेपाल के बॉर्डर पर पकड़ा गया। उस शहाबुद्दीन से जब पूछताछ हुई तो 7 लोग पकड़ाए और शहाबुद्दीन वह लश्कर-ए-तौयबा का भारत का कमांडर इन चीफ था, वो उसका मुख्य अभियुक्त था। यही 23 अप्रैल 2012 को अखिलेश जी ने उसको भी मुक्त कर दिया और उसके खिलाफ भी केस विड्रॉ कर दिए। ये थे तुम्हारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे